हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में जो सीख रहे थे तो वो था हेमिकॉर्डाटा के बारे में। हेमिकॉर्डाटा के हम लोग ब्लेनोग्लॉसस के एक हेमिकॉर्डाटा का एक मेंबर था जिसका नाम था ब्लेनोग्लॉसस। उसके बारे में हम लोग पिछले 5 लेक्चरों में अलग अलग कंसेप्ट कवर किए हैं, जिसमें हम लोग सीखे हैं कि ब्लेनोग्लॉसस का जो मेंबर होता है उसका ब्लेनोग्लॉसस का हैबिटेट कैसा होता है, उसकी बॉडी वॉल कैसी पाई जाती है, फिर उसकी बॉडी वॉल में जो सीलिया पाए जाते हैं या उसके बॉडी वॉल पे जो ग्लैंडुलर सेल पाए जाते हैं, गॉबलेट सेल पाए जाते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है। फिर हम लोग सीखे कि इसमें चूंकि एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, इसमें एंडोस्केलेटन होता है, तो हम लोग एंडोस्केलेटन के बारे में सीखे। फिर उसके बाद हम लोग सीखे कि इसके जब हम लोग फिजियोलॉजी की तरफ आए तो फिजियोलॉजी में हम लोग सीखे कि पहला कहानी उसमें एलिमेंट्री कैनाल था। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग अलग अलग भागों में बांटे, जिसमें सबसे पहला भाग हमारा माउथ का आया। फिर जो माउथ जो होता है वो प्रोबेसिस और ट्रंक के मिडिल पार्ट में, जहां पर प्रोबेसिस और ट्रंक का जो सेक्शनल जहां जंक्शनल पॉइंट होता है वहां पे पाया जाता है। फिर उसके सेकंड सेक्शन में हम आए जिसका नाम था बकल कैविटी। बकल कैविटी जो होता है उसका कॉलर एरिया में पाया जाता है। और उसका जो तीसरा पार्ट था उसको हम लोग पढ़े थे फेरिंक्स। फेरिंक्स जो होता है उसके ट्रंक के पास पाया जाता है। फेरिंक्स के पास जो था वहां पे गिल स्लिट्स यानी कि ब्रोंकियल रीजन पाए जाते हैं। फिर इसके बाद जब हम नीचे लौट कर आए थे तो हमारे को मिला असोफेगस। असोफेगस के जो के बाद लास्ट में हमको मिला इंटेस्टाइनल रीजन। इंटेस्टाइन से जो फूड जहां फूड का डाइजेशन होता है इसका। और उसके लास्ट पोर्शन में हम लोग सीखे थे जो था एरस, जहां से वहां जो स्केटी प्रोडक्ट जो होता है बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये थी उसकी पूरी फिजियोलॉजी में। पहला चीज था डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड हमने फिर सीखा कि रेस्पिरेशन कैसे करता है, तो कहे कि फेरिंक्स के पास जो होता है वह ब्रोंकियल रीजन पाया जाता है। जो हम लोग सीखे थे कि अगर ये हमारे पास फेरिंक्स का ये 2 सेक्शन या बीच में हमारे पास फेरिंक्स होता है, ये अगर फेरिंक्स है तो इस फेरिंक्स के दोनों तरफ, एक तरफ हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं और दूसरी तरफ जो हमारे पास ऐसे डबल ओवल शेप मतलब डबल स्ट्रक्चर में हमको मिलते हैं, जिनका नाम होता है गिल स्लिट्स। ये गिल स्लिट्स जो होते हैं यू आकार के शेप में होते हैं और यहीं से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो हम लोग सीखे थे कि ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती कैसे है। आज जो हम सीखेंगे वह है कि सर्कुलेशन कैसे होता है। हम अगर बात करें सर्कुलेशन का तो कहते हैं कि जितने भी गिल स्लिट्स होते हैं, सॉरी, जितने भी ब्लेनोग्लॉसेस होते हैं, ब्लेनोग्लॉसेस में सर्कुलेशन की प्रोसेस, जाहिर सी बात है कि इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, सर्कुलेशन कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इसमें सर्कुलेशन में हार्ट पार्टिसिपेट करता है। हार्ट का पहली चीज लोकेशन, हमारी बॉडी में देखेंगे तो हमारी बॉडी की लोकेशन जो होती है वह हार्ट का लोकेशन और इनकी बॉडी की हार्ट के लोकेशन से बिल्कुल अलग होता है। हम लोग का जो रेस्पिरेशन की जो सिस्टम है वो गिल स्लिट्स, सॉरी, जो हमारे पास रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स पाए जाते हैं, उस इन लोगों में क्या होता है कि हम लोग में लंग्स के पास हार्ट्स होता है। लंग्स के पास हार्ट होता है, ना कि हार्ट्स होता है। लंग्स जो संख्या 2 संख्या में, हार्ट 1 संख्या तक हार्ट पाया जाता है। लेकिन इनमें क्या होता है कि जो गिल स्लिट्स जहां पे पाए जाते हैं इसके अपर हिस्से में जो होता है वह हार्ट पाया जाता है। मतलब पहले नीचे गिल स्लिट्स होते हैं, ऊपर हार्ट पाए जाते हैं। मतलब कि इनकी जो हार्ट होती है वह एक जो प्रोबेसिस का एरिया होता है, प्रोबेसिस के एरिया के बेसमेंट में इसके हार्ट पाए जाते हैं। कहां पाए थे? इसके बेसमेंट में हट पाए थे। लोकेशन अगर हम देखें तो ये, अगर हम गौर से देखें तो ये एरिया प्रोबेसिस का एरिया है, ये एरिया जो है प्रोबेसिस का एरिया है। और ये एरिया जो है वह कॉलर का एरिया है। और ये एरिया जो मिलता है, ये जो एरिया है वो किसका है? ट्रंक का एरिया। तो
ये प्रोबेसिस का एरिया है, यहां पे पाया जाता है प्रोबेसिस सीलोम। ये पूरा एरिया मिल गया प्रोबेसिस सीलोम का। अब इसका जो बेसमेंट एरिया है, ये एरिया में जो होता है, यहां पे एक ट्रायंगुलर शेप आकार, जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, यहां पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है। इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को आगे चलकर हम लोग हार्ट कहते हैं। अब देखिए, ये जो ह्यूमन हार्ट, जो ब्लेनोक्लोसस का जो हार्ट होता है, इस हार्ट से एक वेसल्स निकलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट वेसल्स। हार्ट वेसल्स, इसकी से निकला एक वेसल जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट वेसल्स। अब देखिए, तो पहली चीज हमको मिल गया हार्ट वेसल्स। अब ये हार्ट वेसल जो होते हैं, दो लॉन्गिट्यूडनल हार्ट वेसल्स निकलते हैं। इसी से, इसके सेक्शन से जुड़ा हुआ एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल साइनस। सेंट्रल साइनस क्या होता है कि जितने भी ब्लड का कलेक्शन होता है, वो सारे कलेक्शन सेंट्रल साइनस में होता है। जो ब्लड जितने भी लौट कर आते हैं, सारा कलेक्शन जो होता है वो सेंट्रल साइनस में होता है। ब्लड जहां पे एक जो स्कूलर शेप होता है, इसके पास एक छोटा सा सैक होता है, हम लोग कहते हैं हार्ट सैक। तो सेंट्रल साइनस, हार्ट वेसल्स। अब देखो, ये जो हार्ट वेसल्स का ब्लड होता है, ये जो अब यहां से दो भाग में बढ़ता है। अपर एरिया में अगर ब्लड गया, अगर इसे हम इस तरह समझे, अगर ये वेसल्स अपर एरिया में गया, ठीक है, और दूसरा एरिया आया लोअर एरिया में, तो जो दो एरिया में हमको मिला, अपर और लोअर, तो ऊपर की चूंकि प्रोबेसिस के एरिया में गया, इससे चूंकि ये डॉर्सल एरिया और ये वेंट्रल एरिया, इसे कहते हैं हम लोग मिड डॉर्सल प्रोबेसिस आर्टरी, और इसे बोलते हैं हम लोग मिड वेंट्रल प्रोबेसिस आर्टरी। तो और ये जो था, इसका नाम था हार्ट वेसल्स। तो अब जरा गौर से देखिए, एक तरफ हमको मिल गया हार्ट वेसल्स, दूसरी तरफ आ गया मिड डॉर्सल प्रोबेसिस आर्टरी, और यह है मिड वेंट्रल प्रोबेसिस आर्टरी। राइट साइड में जो होगा, अगर हम बॉडी में देखें तो हमारा लेफ्ट साइड जो होगा वो हमारे पास वेंट्रल होगा, जो राइट साइड होगा वो डॉर्सल होगा। तो मतलब ये एरिया जो होगा डॉर्सल क्षेत्र का होगा, ये एरिया जो होगा वो वेंट्रल पार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए, तो जो हमें दो ब्लड वेसल्स मिल गया, एक डॉर्सल आर्टरी, और अब यही जब नीचे लौट कर आते हैं, तो चूंकि ये ब्लू कलर वाला जो है, जिसे हम लोग कहते हैं डॉर्सल नर्व कॉर्ड, और इधर वाला जो होगा इसे कहते हैं हम लोग वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो एक तरफ मिल गया डॉर्सल नर्व कॉर्ड, दूसरी तरफ मिल गया वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और जो ये वेसल्स है इसे हम लोग कहते हैं डॉर्सल ब्लड वेसल्स, और ये जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग वेंट्रल ब्लड वेसल्स। अब जरा गौर से समझिए, जो यहां से, तो पहली चीज क्या मिल गया कि ब्लड का हार्ट जो होता है, हार्ट वेसल्स, और इसमें सेंट्रल साइनस पाए गए। सेंट्रल साइनस जो होता है एक तरह की कलेक्टिंग पार्ट होता है, जहां पर पंपिंग करने के खासकर कर सकते हैं कि फंक्शन यहां पर क्रिएट, जितने की ब्लड जहां पर कलेक्शन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब यहां से ब्लड चलेगा तो दो भाग में गया, इधर आर्टरी, नीचे की तरफ आर्टरी। जो जितने भी आपको पता है कि आर्टरी जो होता है वो प्योर ब्लड का सप्लाई करता है, और जो वेन होता है वो इनप्योर ब्लड के सप्लाई करता है। जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन शब्द आएगा, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन शब्द आएगा, वहां पे आप पहला कंसेप्ट रखेंगे कि वह आर्टरी होगा, क्योंकि पहली हार्ट से जब भी हमारे पास आर्टरी निकलता है जो ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई करता है।
जहां कलेक्टिंग शब्द आएगा वो समझ लीजिए कि वेन है, मतलब ब्लड को कलेक्ट करना है। तो जहां कलेक्शन की बात आएगी तो वहां इनप्योर ब्लड को हम कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्शन शब्द आएगा वहां वेनस काम करेगा। जहां डिस्ट्रीब्यूशन शब्द आएगा वहां पर आर्टरी काम करेगा। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, अगर हम पहला है, हम कहते हैं कि पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला चीज होता है जहां पर ह्यूमन हार्ट होता है, और सॉरी ह्यूमन हार्ट बार बार याद आ रहा है, ब्लेनोग्लोसस का हार्ट और सर्कुलेटिंग यानी कि सेंट्रल साइनस। तो यहां पे मिला ह्यूमन हार्ट, सॉरी ब्लेनोग्लोसस का हार्ट, और यहां पे क्या मिल गया, सेंट्रल साइनस, और ये मिल गया हमको हार्ट वेसल्स। इसके बाद दूसरी बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन वेसल्स। डिस्ट्रीब्यूशन वेसल्स का मतलब क्या कि हार्ट से, ब्लेनोग्लोसस के हार्ट से क्या निकला, ब्लड निकलना, किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू। तो जहां डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आर्टरी, अब ये 2 भाग में जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्रोबेसिस आर्टरी, नीचे आ गया तो डोर्सल आर्टरी, रास्टर से जाएगा तो वेंट्रल आर्टरी। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं, अगर यहां पे जो हमको ब्लड वेसल्स मिला, एक तरफ डोर्सल ब्लड वेसल्स, एक तरफ वेंट्रल। खासकर देखिए डोर्सल ब्लड वेसल्स जो जनरली जो होता है वह वेनस को रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम जगह पर। यहां पर भी वेनोग्लोसस आगे लिखवाएंगे कि जो वेंट्रल पार्ट होता है, मैक्सिमम ब्लड की जो सप्लाई होती है वेनोग्लोसस का वो वेंट्रल पार्ट से होता है, और जो ब्लड की कलेक्टिंग होती है वो डोर्सल पार्ट से होता है। मैक्सिमम ब्लड की सप्लाई जो होती है वो वेंट्रल पार्ट से होती है, और कलेक्शन ऑफ ब्लड जो होता है वो डोर्सल पार्ट से होता है। ठीक है। तो यहां से डोर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड से ब्लड क्या करता है, यानी यहां से चलता है। चलने के बाद जितने भी ऑर्गन होंगे वो हर किसी को ब्लड देता जाएगा। वो बकल कैविटी हो, फेरिंग्स हो, फेरिंग्स हो, या आप क्या कहते हैं आपको रेस्पिरेशन के लिए गिल्सलिट्स हो, इंटेस्टाइन हो, सबको ब्लड देगा। तो इसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। कलेक्टिंग साइनस वेसल्स का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास, जैसे हम लोग के पास ब्लड वेसल्स यानी कि जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होते हैं उसको कलेक्ट करता है वेन, उसी तरह से इन लोगों में क्या होता है कि ब्लेनोग्लोसस में जब ब्लड इनप्योर हो जाता है, मतलब CO2 का मात्रा उसमें बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, को ब्लड को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करके क्या करता है, वेन के थ्रू वह आगे की तरफ बढ़ाता है। अब वो डोर्सल रीजन से होकर सीधा कहां आता है, वेंट्रल साइनस में आता है, और वेंट्रल साइनस देता है ब्लड किसको, हार्ट को। तो इस तरह से पूरी सिस्टम काम करती है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आर्टरी में ब्लड का सप्लाई, बॉडी के पार्ट तक पहुंचना, ब्लड इनप्योर होना, वहां से ब्लड इकट्ठा होना, फिर आना किसके पास, वेन में, और वेन के थ्रू पड़ता सेंट्रल साइनस में। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद कलेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन हो गया, हार्ट हो गया, सेंट्रल साइनस हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इतने सारे सिस्टम में काम करने के लिए कौन पार्टिसिपेट करता है। आखिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो बार बार इस ना ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए ब्लड की जरूरत है। पूरी सिस्टम चला देंगे तो उसमें रोटेट करने के लिए कोई तो चाहिए, तो इसमें ब्लड सर्कुलेट करता है। और चूंकि ब्लेनोग्लोसस के जो इनके ब्लड होते हैं वह ब्लड जो होता है कलरलेस होता है। मतलब क्या, जैसे हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाती है, जो हीमोग्लोबिन होती है वह हीमोग्लोबिन क्या करता है कि उसमें पाया जाता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। हीम जो होता है वह कलर पिगमेंट होता है, जिससे कलर हम लोग की ब्लड की कलर रेड होती है, वह एक आयरन पार्टिकल्स है। अब ग्लोबिन्स जो होता है वो प्रोटीन है। यही जो ग्लोबिन्स की प्रोटीन होती है वह जो क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने का काम करता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि हीम पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके चलते ये कलर पाए होता है, और यही आगे चलकर बाइंडिंग करने में हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को बाइंड करता है। लेकिन इनमें क्या होती है कि ये हीम पिगमेंट जो होती है नहीं पाई जाती है। यही वजह होता है कि ब्लेनोग्लोसस के मेंबर का जो ब्लड होता है वह कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो होती है वह कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है। कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन होता है, इन लोगों में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाई जाती है। हाँ, जैसे हम लोग में WBC होता है, इन लोगों में व्हाइट कलर के ग्रेन्यूल्स होता है, इनके अंदर व्हाइट कलर के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, पर इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है।
यही वजह होता है कि ये जो होते हैं कलरलेस होते हैं। तो पूरी कंसेप्ट फिर से समझिए कि हार्ट ये डिस्ट्रीब्यूशन आर्टरी और उसके बाद से कलेक्टिंग ब्लड कैसे होता है। देखिए कलेक्शन, अगर मान लीजिए आपको, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दें, मान लीजिए कि ये हमारे पास है डॉर्सल ब्लड वेसल्स, ठीक है। सपोज करिए कि हमारे पास मिल गए डॉर्सल ब्लड वेसल्स। हम कलेक्टिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताते हैं। मान लीजिए ये है डॉर्सल ब्लड वेसल्स, ठीक है। डॉर्सल ब्लड वेसल्स जो होता है वो कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स होता है, जो ब्लड को कलेक्ट करता है। यहां पे हमारे पास सपोज करिए कि ये है आपके गिल्सलेट्स, ये है गिल्सलेट्स। अब देखिए ये जो हमारे पास गिल्सलेट्स मिले, ये है गिल्सलेट्स, ठीक है। गिल्सलेट्स जो होता है जिससे अटैच्ड रहता है, जिससे जुड़ा हुआ रहता है, इसे ये एक एम आकार का शेप बनाता है। इस एम आकार के शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं? ब्रोंकियल एस्केल्टन, ब्रोंकियल एस्केल्टन इसका नाम दे दिए। इसका जो बेसमेंट में जो एरिया होता है, इस बेसमेंट एरिया को हम लोग कहते हैं टंग बार, ये नाम हो गया टंग बार। अब जरा गौर से समझिए, इसमें जो होता है अब पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड आता है और ब्लड जाना, दोनों काम होता है इसमें, अपफ्रंट और इफ्रंट दोनों काम होगा। मतलब कि जो ब्लड हमको यहां से मान लीजिए कि आया सर्कुलेशन में और फिर क्या हुआ, वापस लौटकर जाता है। मतलब कि ब्लड का आना और फिर क्या, तो आएगा वेंट्रल एरिया से और जाता किस एरिया से है? डॉर्सल एरिया से। मतलब कि जो हमारे पास ब्लड आया और ये पुनः जो क्या करेगा, इस वेंट्रल एरिया को यानी कि वेंट्रल ब्लड वेसल्स को मिलना शुरू होगा, आएगा, सॉरी जाना मिलेगा किसको? डॉर्सल को। आएगा किधर से? वेंट्रल एरिया से, और जाता किधर है? डॉर्सल एरिया में। तो इस तरह से ब्लड की पूरी सर्कुलेशन होती है। ये जो टंग बार है, टंग बार के एरिया में क्या होता है? ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। यहां से इसको जो होगा क्या मिलेगा? ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी, यानी कि जो ब्लड इसमें से प्योर ब्लड होंगे, इसको सप्लाई मिलता है। तो जरा इस तरह समझिए कि ये पूरी की पूरी कहानी जो होती है इनकी अलग अलग बेसिस पर काम करता है। मतलब कि यह हमारे पास मिल गया इफरेंट ब्रैंकियल वेन, और ये हो गया आपका अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। तो ब्लड जहां से कलेक्ट हुआ वो आर्टरी, और जब निकल गया तो वेन। बाहर जाना इफरेंट, लेना अफरेंट। तो ऐसी स्थिति में मतलब कि पूरी गिल्सलेट्स जो होती है, गिल्सलेट्स में जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। और गिल्सलेट्स में ब्लड वेसल्स नहीं, गिल्सलेट्स के जो जंक्शनल जो गैप होता है उसमें ब्लड वेसल्स कह सकते हैं कि टंग बार के अंदर जो होती है ब्लड वेसल्स पाई जाती है। और उसमें जो होता है ब्लड का मतलब कि जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें ब्लड वेसल्स के दौरान जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। तो पूरी स्ट्रक्चर को अगर समरी करें तो कहते हैं कि इसके प्रोबेसिस के बेसमेंट में जो होता है वो हार्ट पाया जाता है। यहां पे इसके पास एक छोटा सा सैक होता है जिसे हम लोग हार्ट सैक के नाम से जानते हैं। यहां पर एक मस्कुलर अटैचमेंट होता है जिससे हम लोग सेंट्रल साइनस कहते हैं। यहां पे ब्लड का कलेक्शन होने का काम होता है, सारे ब्लड यहीं से पास करते हैं या यहीं पर आकर कलेक्ट होते हैं। फिर कहते हैं कि जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो ये दो भाग में बढ़ता है। अपर एरिया में जाता है, उससे हम लोग कहते हैं प्रोबेसिस आर्टरी। नीचे आने पर जो होता है दो भाग में, एक तरफ डॉर्सल वेन, डॉर्सल वेसल्स, एक होता है वेंट्रल ब्लड वेसल्स। वेंट्रल ब्लड वेसल्स में जनरली आर्टरी आते हैं। आर्टरी जो होता है वो बाकी बॉडी के ऑर्गन से, मतलब कि जैसे में माउथ से लेकर एनस तक का ब्लड सप्लाई करता है। और फिर जो ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है तो ब्लड क्या करता है? कलेक्ट होता है। और कलेक्ट मतलब कि
जो इनप्योर ब्लड होते हैं उनकी कलेक्शन जो होती है वो वेन के थ्रू होती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, कलेक्टिंग वेसल्स। फिर जब ये पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले ब्लड होते हैं, जो कि ब्लड जो इसमें ब्लड में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये कलरलेस होता है। जिससे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है जो कलर को ब्लड को रेड करता है, उसके अंदर ये पिगमेंट नहीं पाई जाती है, पर इनमें व्हाइट कलर के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इनकी प्रोसेस कैसे होती है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पहले आर्टरी में जाना, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल, राइट आर्टिकल, ये सारी चीजें जिसमें हम लोग अरोटा, जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं इनमें सब कुछ नहीं, इनके बारे में पाया जाता होगा, लेकिन इसके बारे में कोई डिटेल हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, या इनके बारे में डिटेल अभी तक आया ही नहीं है, तो हम लोग इसीलिए उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना हम लोग को पढ़ना है कि कौन सा ऑर्गन कहां पाया जाता है और किस तरह से उनकी काम होता है, बस इतना सीखना है कि हार्ट वेसल्स, हार्ट सैक, सेंट्रल साइनस, नीचे आने के बाद ब्रोंकियल आर्टरी, आर्टरी के बाद डॉर्सल आर्टरी, डॉर्सल आर्टरी या सॉरी डॉर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स, नीचे आइए। फिर इसके बाद से किस तरह से ये सर्कुलेट होते हैं, सर्कुलेशन के बाद कौन सा ब्लड पाया जाता है, ब्लड में होता है वो कलरलेस होता है, बस इतना सीखना है, इससे ज्यादा नहीं सीखना है। तो ये है इसकी पूरी सर्कुलेशन यानी वेस्कुलर ब्लड सिस्टम का कंसेप्ट। अब आप कॉपी निकालिए, लिखना शुरू करिए, लिखिए। उसमें सबसे ऊपर हेड डाल लीजिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लॉसस, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लॉसस। लिखिए द लेटरल या एक काम करिए ऐसे लिखिए, छोड़िए उसको लेटर काट दीजिए, लिखिए द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लॉसस, द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लॉसस इज ऑफ द ओपन or lactomer system, या lactomer type. It consists of उसमें आप पहला सेंट्रल साइनस और हार्ट वेसल्स, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स एंड आर्टरी एंड साइनस, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स और आर्टरी एंड साइनस, तीसरा कलेक्टिंग वेसल्स और वेन, चौथा कलरलेस ब्लड। इसमें पहला लिखिए सेंट्रल साइनस, लिखिए द सेंट्रल साइनस इज ए स्मॉल, the central sinus is a small elongated non-ciliated sinus, ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉन कंट्रैक्टाइल साइनस, ब्रैकेट बंद, at the base of proboscis, just above the
buccal diverticulum. It is a closed, fluid-filled triangular cardiac sac called the heart vessels. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, मस्कुलर एक्टिविटी इन द सेंट्रल वॉल ऑफ द हार्ट, मस्कुलर एक्टिविटी इन द वेंट्रल वॉल ऑफ द हार्ट वेसल्स and the pulsation caused thereby help in the deriving blood through the central sinus. आगे लिखिए, central sinus receive the blood from collecting vessels that open into its posterior end. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। इसमें लिखिए, टू a small artery, ब्रैकेट में लिख लीजिए, वन डॉर्सल और वन वेंट्रल, या डॉर्सल और ए वेंट्रल take off from glomerulus and supply blood to proboscis. Most of the blood from the glomerular artery, या glomerulus, ऐसे लिखिए, glomerulus passes back into a pair of efferent glomerulus artery which pass backward one on each side of buccal diverticulum. चूंकि यहां पे पाया जाता है बक्कल डाइवर्टिकुलम, तो इसके दोनों साइड, each side of buccal diverticulum, which are collectively called या form a single ventricle longitudinal vessels.
वेंट्रिकल लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स, नोट करके लिखिएगा कि वेंट्रल ब्लड वेसल्स रन बैकवर्ड, वेंट्रल ब्लड वेसल्स रन बैकवर्ड from mouth to anus and also supply blood to body wall, gut wall and bronchial region. अब इसके बाद ब्रोंकियल रीजन ब्रैकेट में लिख लीजिए गिल सेप्टा एंड टंग बार, ब्रैकेट बंद, विथ अ रिच नेटवर्क ऑफ साइनसेस। तो यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कलेक्टिंग वेसल्स। इसमें लिखिए ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाल, गट वाल, गिल स्लिट्स या गिल सेप्टा and tongue bar is collected by a single median dorsal vessels which run through the dorsal mesentery from posterior end of the collar, sorry up the collar, ये कॉलर के एरिया में पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉलर। नोट करके लिखिएगा एट द एंटीरियर एंड ऑफ द कॉलर, at the anterior end of the column, the dorsal blood vessels dilate a little to form a venous sinus, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए कलरलेस ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कलरलेस ब्लड। लिखिए ब्लड इज कलरलेस फ्लूइड containing few white corpuscles which are possible detached endothelial cell, or respiratory pigment is probably absent, तो ये थी पूरी कहानी आपको वेस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लॉसस। हम जब अगली क्लास में सीखेंगे तो वहां हम लोग सीखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लॉसस, और टाइम अगर उस लेक्चर अगर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो हम सीख लेंगे थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो हम सीखेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट करें। अगर हम थोड़ी सी अगर हम इस टॉपिक को आगे अगर चलिए हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ब्लेनोग्लॉसस। इसका अगला जो हमारे पास हेडिंग है
वह है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लोसस। चलिए, तो अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है, अगर आप ये इसका प्रोबेसिस का एरिया अगर है तो यहां पे पाया गया था हार्ट, और यहां पे जो हुआ ये मिला हमको सेंट्रल साइनस। ये है इसका हार्ट और ये है इसका सेंट्रल साइनस, और यहां पे शुरू होता है आपका कॉलर का एरिया, और ये जो एरिया हमको मिलता है ये से कहते हैं हम लोग बक्कल डाइवर्टिकुलम। ये मिला बक्कल डाइवर्टिकुलम। तो कहते हैं कि जो सेंट्रल साइनस होता है, सेंट्रल साइनस के ठीक सामने, इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल साइनस के ठीक सामने प्रोबेसिस के ही रीजन में, समझिएगा ठीक से, प्रोबेसिस के ही पार्ट में इसके बेसमेंट के पास सेंट्रल साइनस के ठीक सामने एक छोटा सा प्रोजेक्शन पाया जाता है जिससे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस या प्रोबेसिस ग्लैंड। यहां पे एक ग्लैंड पाया जाता है, हम लोग कहते हैं प्रोबेसिस ग्लैंड, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस ग्लैंड। यही से ग्लैंड से जो होता है ये एक्सक्रिएशन होता है। ध्यान रहे, ये एरिया कहां होती है, जो सिलोम का जो एरिया होता है इसका, जो इसके सिलोमिक एरिया होते हैं वहां पे खास कर, ये चूंकि ये एरिया पूरा क्या होता है, सिलोम होता है, ऐसे सिलोम होता है पूरा, जो सिलोम के एरिया होता है उस एरिया के पास जो होती है ये एक प्रोबेसिस ग्लैंड पाया जाता है। इस ग्लैंड से जो होती है इसका एक्सक्रेशन होता है, क्योंकि जितने भी हमारे पास जितने भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी में भी जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसका सिक्रेशन कहां, ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड से जाता है कहां पे, पहले लीवर से आता है किडनी में, किडनी में क्या करती है, पूरी फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद वहां से हमारे बॉडी से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बॉडी निकलता है। तो मतलब कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इनसोल्यूबल, जो सोल्यूबल ब्लड में होता है, उसी तरह से जब यहां पे, जब हमारे बॉडी में भी जो ब्लड होता है वो ब्लड के थ्रू ही, मतलब ब्लड में ही सारे मटेरियल रहते हैं, वहां जाने के बाद कहां जाता है, ग्लोमेरुलस में जाता है, फिल्ट्रेशन होता है किडनी में जाकर, और किडनी में फिल्ट्रेशन होने के बाद ब्लड, प्योर ब्लड निकल के फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला जाता है, और इम्प्योरिटी जो उसमें से होती है वो पूरा हमको यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो उसी तरह से इन लोगों में क्या होता है कि ब्लड का चूंकि पूरा सप्लाई ब्लड कहां पर आके इकट्ठा होता है, सेंट्रल साइनस में, ये आपका सेंट्रल साइनस से ब्लड आता है। तो इसीलिए ये सेंट्रल साइनस के ठीक पास में एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोबेसिस ग्लैंड। क्यों प्रोबेसिस ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये प्रोबेसिस के एरिया में पाया जाता है, और इसी एरिया में जो ग्लैंड होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस ग्लैंड। ये ग्लोमेरुलस ग्लैंड में से क्या करता है, ये जितने भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं यहीं पर पाया जाता है, और आगे चलकर ये यहां पर प्रोबेसिस स्पोर पाए जाते हैं, और इसी प्रोबेसिस स्पोर के माध्यम से क्या करता है, बॉडी सरफेस से बाहर निकाल देता है। तो सेलेक्ट क्या होता है पूरी कहानी, कि जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो जनरली इसमें कई तरह के ट्यूबुलर प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जो कि बनते किससे हैं, बक्कल डाइवर्टिकुलम, यहां से बक्कल डाइवर्टिकुलम, ऊपर से आपका सेंट्रल साइनस, बक्कल डाइवर्टिकुलम, सेंट्रल साइनस, और हार्ट वेसल्स, जो कि हार्ट वेसल्स इधर भी होगा और हार्ट वेसल्स इधर भी होगा। तो हार्ट वेसल्स देखो, इसके हार्ट वेसल्स के नीचे इधर सेंट्रल साइनस, इधर बक्कल कैविटी, तो तीन चीज से बनता है, इधर से बक्कल डाइवर्टिकुलम, यहां से सेंट्रल साइनस, और इधर से आपका हार्ट वेसल्स। तो हार्ट वेसल्स, सेंट्रल साइनस और बक्कल डाइवर्टिकुलम तीनों के मिलने से जो होता है वह प्रोबेसिस ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। ये जो ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है, जितने भी ब्लड कोफिशिएंट आकर सेंट्रल साइनस में इकट्ठा होते हैं, यहां से जो डस्ट पार्टिकल्स, मतलब कि यहां जब एंट्री करता है तो जो अनवांटेड पदार्थ होते हैं, मतलब इससे ग्लैंडुलर ग्लैंड में इकट्ठे होते हैं, और यहां से क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर पोर के द्वारा से या प्रोबेसिस पोर के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो पूरी कंसेप्ट क्या है कि इसके जो ग्लैंडुलर, जो प्रोबेसिस ग्लैंड होते हैं या जो ग्लोमेरुलस ग्लैंड पाए जाते हैं, ये ग्लोमेरुलस ग्लैंड जो होते हैं वो प्रोबेसिस के बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट एरिया में पाए जाते हैं, जो एक तरफ से ब्लड वेसल से, दूसरे तरफ से सेंट्रल साइनस से, और तीसरे तरफ से
बक्कल डायवर्टिकुलम से घिरा हुआ रहता है। जो ब्लड सेंट्रल साइनस में आते हैं, क्योंकि कलेक्टिंग ब्लड जितने भी इम्प्योर ब्लड होते हैं वो सारे सेंट्रल साइनस में आते हैं। यहां से क्या करते हैं, ग्लैंडुलर ग्लैंड को, या ग्लैंडुलर जो प्रोबेसिस ग्लैंड है वहां पे अनवांटेड पदार्थ उसको मिलते हैं, जहां से वो प्रोबेसिस पोर द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो बस ये बहुत छोटा कंसेप्ट है। हद तक इसमें आपको याद क्या करना है कि इसमें जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है वो किसके माध्यम से निकलता है, ग्लोमेरुलस के ग्लैंड के माध्यम से निकलता है। पाया कहां जाता है, प्रोबेसिस के बेसमेंट में। लोकेशन आसपास में सेंट्रल साइनस, एक तरफ बक्कल डायवर्टिकुलम और दूसरी तरफ होता है हार्ट वेसल्स होता है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए जनरली, या लिख लीजिए इन द ब्लेनोक्लसस हैव ग्लोमेरुलस या प्रोबेसिस ग्लैंड which are present in front of central sinus, projected into the proboscis coelom. Proboscis coelom. The glomerulus is made of very several tubular projection formed by the peritoneum covering buccal diverticulum, central sinus and heart vessels. The tubular projection contain blood confluent with that of central sinus. The excretory peritoneal cell of the glomerulus contain yellow or brown granules, probably of excretory substance. The excretion is, the excretory material finally existe through the proboscis pore. मतलब यहां पर प्रोबेसिस पोर होता है जिसके माध्यम से क्या करता है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये है पूरी कहानी एक्सक्रीटरी सिस्टम की। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे इसके नर्वस सिस्टम के बारे में, कि इसके नर्वस सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो हम लोग सीखेंगे अगला जो लेक्चर होगा उसमें इसके नर्वस सिस्टम के बारे में, और फिर हम चलेंगे नर्वस सिस्टम का एक लेक्चर पूरा होगा और फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात होगी। थैंक यू सो मच।